हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी तक जो भी क्वेरीज आई हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सब को मैंने समराइज करके एक ऐसा एक तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिससे आपको पता लग सके कि भाई जगह आप अगर अपने गुड्स को बाहर बेचने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं वो मुझे ये बता रही है कि आपको या इन लोगों को पहले से आइडिया नहीं था कि जब हम एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी चीज़ों अपने गुड्स को तो उसके बाद क्या होने वाला है। इसीलिए मोस्टली जो है अब वो पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब जो ईडी के नोटिस या आरबीआई के नोटिस जा रहे हैं कि भाई आपने शिपमेंट तो कर दिए लेकिन अब उसका क्लोज कराइए। अब ये इनको पता नहीं भाई क्या क्लोज कराएं, क्या होती है शिपिंग बिल, क्या होता है ये ईडीपीएमएस, क्योंकि बस बिजनेस करना आता था लेकिन किसी प्रोफेशनल से हेल्प नहीं ली या फिर कंसल्टेशन नहीं ली, इस वजह से अब वो ऐसी प्रॉब्लम में फेस मतलब कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम को। इवन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो शिपिंग बिल क्लोज कराना, ईडीपीएमएस, बीआरसी लेना, इसमें इतने सारे चार्जेस जा रहे हैं। अब ऐसे केसेस में तो हमने इतना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं रखा था। तो अब देखिए, अभी उनके साथ ये है कि अगर क्लोज कराएं, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है उसको क्लोज कराने के लिए, तो अब पैसा भी कहाँ से लाएं। बिजनेस में हमने उतना प्रॉफिट ही नहीं कमाया। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पहले से ही पता हो कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं, उसमें कैसे पैसे लग सकते हैं, क्या क्या कॉस्टिंग लग सकती है, तो आप शुरुआत में ही अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज कर सकते हो, ताकि आपको ये अपनी जेब से ना देना पड़े ये कॉस्ट, मतलब कॉस्टिंग में भी हेल्प होती। तो मैंने इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं, इतने पे लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टेप वाइज हम चलेंगे। जैसे कि स्टेप वन है डिसाइड बिजनेस स्ट्रक्चर। आप बिजनेस स्ट्रक्चर तो डिसाइड कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई सडनली मुझे कंपनी बनानी है, मैं कंपनी ओपन करके अपना काम कर सकता हूँ। अगर आपका काम एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से भी चल सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस से भी चल सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी ही बनाइए, क्योंकि कंपनी की कंप्लाइंस से ज़्यादा होती है। और शुरुआत में अगर आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट और कंप्लाइंस बर्डन अगर ज़्यादा हो गई तो हाई चांसेस हैं कि आपका बिजनेस ना चल पाए या फिर हो सकता है फंड इशू आए। इसीलिए अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअली लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर फैमिली के कुछ मेंबर आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस के टाइप्स बता दिए। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बिजनेस के टाइप्स हैं। अब इसमें आपको दिखाना है। अब काम की चीज़ इसमें बस ये है कि आप अगर छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे काम शुरू कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप करके भी काम शुरू कर सकते हैं। नाउ स्टेप टू, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे आपने डिसीजन ले लिया कि हमें काम करना है, तो आपको बिजनेस करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट है कि भाई 20 लाख से नीचे है या फिर 4 लाख से नीचे तक का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंपलसरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो साथ में आप एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको उद्योग आधार कहते हैं। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, ऐसे ही बिजनेस का भी आधार कार्ड हो सकता है। ये ज़रूरी इसलिए है कि कई बार बैंक में अगर आप फंड की रिक्वायरमेंट के लिए जाते हैं कि भाई मुझे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो ऐसे केसेस में अगर आपको लोन मिलता है तो अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेवर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाएगा। तो ये आपके बेनिफिट की चीज़ है। और एमएसएमई में ये भी होता है कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और आपने मान लेते हैं कि इंडिया में किसी को सप्लाई किया और अगर वो आपको पैसा नहीं देता, तो एमएसएमई में आप केस फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरा पैसा रुका हुआ है, नहीं दे रहा। आई थिंक वो 45 डेज़ के अंदर अंदर हर परचेजर को, एमएसएमई सप्लायर को पैसा देना ही पड़ेगा। फिर है ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लेकिन याद रखिए अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे ब्रांच में करंट अकाउंट ओपन करें जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हो वो लोग। फिर है स्टेप 5 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको डीजीएफटी की
वेबसाइट से मिलती है, DGFT ऑथोराइज्ड है इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड देने के लिए। फिर स्टेप 6 है AD कोड फ्रॉम बैंक। इसमें क्या है कि हमें अपने बैंक के पास जाना पड़ेगा कि भाई हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, हमें AD कोड दे दो। तो बैंक एक अपने लेटर हेड पे लिख आपको बता के देगा कि ये आपका AD कोड है, और साथ में अपने बैंक से अपना बैंक डिटेल भी ले लो, इंटरनेशनल बैंक डिटेल, जिसमें वो स्विफ्ट की डिटेल देते हैं कि भाई अगर बाहर से तुम्हें पैसा मंगवाना है तो ये है तुम्हारी कंप्लीट बैंक डिटेल। ठीक है, तो AD कोड हमने बैंक से ले लिया। फिर अब इस AD कोड को हमें उस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है जिस पोर्ट से हम शिपमेंट करने वाले हैं। तो AD कोड का रजिस्ट्रेशन कराना है अपने उस पोर्ट पे। ठीक है, उसके बाद हम शिपमेंट करेंगे, और शिपमेंट करने के लिए कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, शिपिंग एजेंसीज है, जिस शिपिंग एजेंसीज का काम होता है कि आपके गुड्स को बाहर पहुंचाना। कस्टम हाउस एजेंट्स का काम होता है कि वो कस्टम से लाइजन करके आपके सारे शिपमेंट को क्लियर कराना, शिपिंग बिल जनरेट कराना। शिपिंग बिल बेसिकली वो पेपर है जो ये प्रूफ करता है कि आपने कोई शिपमेंट आउट ऑफ इंडिया कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि आपको एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं, GST का रिफंड मिल जाता है। तो ये सब तभी मिलेगा जब आपके पास वैलिड शिपिंग बिल हो। उसके बाद है स्टेप 9 एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, मतलब अब पैसा आ गया। अब बैंक का रोल अब यहाँ से शुरू हो गया। अब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मतलब जिस बैंक का AD कोड है जिस शिपिंग बिल पे, पैसा उसी बैंक में आना चाहिए। उस बैंक पे जब पैसा आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया तुम्हारा पैसा आया है। फिर आप उन्हें बताएंगे कि ये पैसा मेरा एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आया है, या फिर एडवांस आ गया तो एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट करके। ठीक है, उसके बाद उस पैसे को शिपिंग बिल के साथ जो आपकी शिपमेंट गई है उसके साथ लिंक करना होगा, ताकि वो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू करे। वो बैंक का काम है, और वो बैंक BRC इशू करके एक तरीके से इन्फॉर्म करती है RBI को या गवर्नमेंट को या DGFT को कि भाई इस शिपिंग बिल का या कस्टम को इस शिपिंग बिल का पैसा आ गया है। इट मीन्स कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट किया और उसके बेस पे जो इन्होंने इंसेंटिव्स लिए हैं वो वैलिड है। अगर आपका किसी शिपिंग बिल के अगेंस्ट पैसा नहीं आता तो जो भी आपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लिए हैं वो सब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये अगर BRC नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपको वो कॉशन लिस्ट में डाल देंगे, और कॉशन लिस्ट में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब EBRC हो जाती है तो बैंकों की ही ड्यूटी बनती है कि भैया अब इसको EDPMS में भी क्लोज कर दो। EDPMS के लिए ही मेल्स आते हैं लोगों को कि भाई तुमने शिपमेंट तो कर दिया, इसका पैसा ही नहीं आया। जब तक EDPMS एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें आप एक्सपोर्ट डाटा पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो शिपिंग बिल ओपन है इसका तो पैसा आ गया है, BRC ले लिया हमने, तो बैंक से उसको क्लोज भी कराना है। EDPMS ही वो पोर्टल है जिससे पता लगेगा कि हाँ इसके नाम पे जितनी शिपिंग बिल इशू है उसका पैसा इनके पास आ गया है। नहीं तो अगर वहाँ क्लोज नहीं हुआ तो इसका मतलब हमेशा ये वहाँ पे आउटस्टैंडिंग शिपिंग बिल का मतलब है कि इन शिपिंग बिल का पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपने पैसा नहीं लिया। तो ऐसे केस में आपको हाई चांस है वो क्वेश्चन लिस्ट में डाल देंगे या फिर नोटिसेज आते रहेंगे। तो यहाँ पे जाके क्लोज होता है एक इनवॉइस, एक शिपिंग बिल, एक शिपमेंट की कहानी EDPMS में उसको क्लोजर तक लेके जाने का जो ये सफ़र है। तो अब जिस तरीके से मैं देख रहा था रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, और वो चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में उनको सर्विसेज भी दूं, तो मैं बता दूं इसमें मैंने अपने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलीग को ऐड किया है अपने ग्रुप में। उनके पास मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा जो अपना एक्सपोर्ट इंसेंटिव, GST रिफंड लाना, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना, अब इवन किसी का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं आ रहा है तो वो केसेस वो डील करेंगे। CH कस्टम हाउस एजेंट्स के साथ अपना लाइजनिंग करना, ठीक है, पोर्ट के साथ रजिस्ट्रेशन, पोर्ट पे AD कोड का रजिस्ट्रेशन, ये सारे की सर्विसेज अब अब मेरे कंसल्टेंसी फॉर्म में ये सब मैं देना शुरू कर रहा हूँ। और साथ में अपार्ट फ्रॉम दीज जो भी CA की जो सर्विसेज होती हैं वो भी मतलब कि आपका GST का सारा रिटर्न्स हो गया, फिर इनकम टैक्स का काम हो गया, इवन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट, बैंक को प्रोजेक्शन जिसकी वजह से बैंक अगर आपको फंड दे, इन सभी सारी चीज़, बैंक में कोई पैसा आ गया तो उसको कैसे मॉनिटर करें, फिर बैंक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ गया, बैंक में कैसे शिपिंग बिल क्लोज कराएं। तो अल्टीमेटली मेरा ये पर्पस है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर मुझे बनना है कि भाई वो शुरू से लेके अंत तक सारी की सारी चीज़ों को एडवाइस कर पाए या समझ सके, उनके लिए काम कर सके। तो अब मैं इस फील्ड में
कंसल्टेंसी और एक तरीके से उन बिजनेसेस को सपोर्ट देने का मैंने प्लान किया है, ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसे लोग जो है वो सडनली कुछ ऐसा ना कर ले कि उसमें बाद में उनको रियलाइज़ हो यार हमें एडवाइस ले लेनी चाहिए। इन सब से क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता है कि भाई हाँ, अगर मेरा इतने खर्चा होने वाला है, हर एक शिपिंग बिल को क्लोज कराने पे बैंक को भी पैसे देने हैं, तो वो एक कॉस्टिंग पहले से ही रख ले अपने माइंड में, अपने कस्टमर को एक तरीके से सेल्स ऑर्डर या फिर कस्टमर का परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले अपनी कॉस्टिंग उनको बता दे। भाई अल्टीमेटली आप अपनी कॉस्ट भी तो रिकवर करोगे। तो ये वाली कॉस्ट जो अचानक से आ जाती है बिना कंसल्टेंसी से जो हम काम करते हैं, और जिसमें मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब सर 1000 रुपये हम किसे दें शिपिंग बिल क्लोज कराने पे, 1500 हमें पता ही नहीं था। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर किसी को सर्विसेज चाहिए होंगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्टेप्स में कि आइस गेट पे लॉगिन कैसे करना है, जीएसटी को शिपिंग बिल से कैसे लिंक करना है, कैसे जीएसटी का पैसा वापस मतलब रिफंड ले लेना है, ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे क्लेम कर लेना है, बीआरसी टाइम से आ जाए, ईडीपीएम इसमें क्लोज हो जाए। तो वो सारी की सारी, या तो आप बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आप खुद ही गूगल और यूट्यूब और की हेल्प से अगर आप काम कर सकते हो तो आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से करो आप। लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना, हमें सेल्स आती है, हम सेल पे काम करें, हमें बिजनेस स्केल को बढ़ाना है, इन सारे टेक्निकल चीज़ों के लिए अगर आप प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ चीज़ें की है, तो वो आगे जाके एक पैनिक सिचुएशन में आए हैं या फिर उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।